नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर और अपने तमाम सहयोगी से हम हर खबर पर लेंगे अपडेट। रिपोर्टर लाइव की शुरुआत करते हैं। दरअसल बुधवार को कुश्ती महासंघ में बड़ा हलचल देखने को मिली है। इस दौरान कुश्ती महासंघ के खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर और तमाम सारे गंभीर आरोप लगाए गए। गंभीर आरोप किस पर और क्यों लगाए गए, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। देश के नामी पहलवानों का कुश्ती महासंघ के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं बता दें जिस तरीके से कल से दो दिन का जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर जंतर मंतर पर चल रहा था, सभी पहलवानों को वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा था कि कुश्ती महासंघ के जो अंदर जो कुश्तियाँ सिखाते हैं लोग, उन पर जो है यौन शोषण का मामला भी सामने आया था। उसी को देखते हुए तमाम कुश्ती के पहलवान जो है कल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज चार पहलवानों को डेलीगेशन खेल मंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जैसे ही वहाँ पर तमाम पहलवानों को बुलाया गया था, तो वहाँ बता दें WFI की जो रिपोर्ट थी वो 72 घंटे के लिए भी सौंपने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर खिलाड़ियों को जो धरना प्रदर्शन देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। वहाँ पर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक मंच भी लोग वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन उसके बाद में ही सभी को जो है वहाँ से भेज दिया गया था। लेकिन कहा जा रहा था यहाँ पर राजनीतिक मंच नहीं है, जिस तरीके से खिलाड़ियों की अपनी आवाज़ उठाने के लिए मंच यहाँ पर बनाया गया है। खेल मंत्री से मुलाकात की बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई अन्य पहलवान संघ के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बजरंग पूनिया ने कहा कि यह कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, यह हमारे अधिकारियों की लड़ाई है और हम सभी पहलवानों को इसमें जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं बीजेपी नेता बबीता फोगाट भी सरकार के संदेश लेकर धरना स्थल पर पहुंची थी। खिलाड़ियों के अलावा कई राजनीतिक शख्सियत भी वहां पर जो है रेसलरों को अपने समर्थन दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहलवानों की मांग को जायज़ ठहराया। लेकिन जिस तरीके से जो है कल से जो है जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है खिलाड़ियों को, तमाम भारत के खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है। तमाम खिलाड़ियों ने यही आरोप लगाया। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो है यौन शोषण का मामला भी जो है यौन शोषण का मामला सामने आ रहा था। तो लेकिन उसके बाद जो है 4 से 5 लड़कियों ने वहाँ पर जो खिलाड़ी की कुश्तियाँ करती हैं उन्होंने ये आरोप लगाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये आरोप जो है सामने आया तो उसमें जो है तमाम खिलाड़ी जो है धरना प्रदर्शन पे बैठ गए थे। लेकिन धरना प्रदर्शन जो है 72 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर बताया जा रहा है कि 72 घंटे से ज़्यादा धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही खेल मंत्री से मुलाकात की और तो उन्होंने जो अभी तक कोई आश्वासन उनको देने की बात भी नहीं की है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इन खिलाड़ियों पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, बता रही हमारी सहयोगी पूजा झा। देश के नामी गिरामी पहलवान जो देश का गौरव है, देश के लिए कई बार मेडल ला चुके हैं, वो आज अपने लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे नामी गिरामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप उन पर लगाए हैं, यौन उत्पीड़न जैसे आरोप उन पर लगाए गए हैं। उन्होंने विनेश फोगाट का कहना है कि वो कई सालों से कुश्ती महासंघ में महिला पहलवानों के साथ यौन उनका उत्पीड़न करते आए हैं। वहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगी आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा अगर मुझ पर लगे आरोप सही साबित हुए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने कहा 97% खिलाड़ी फेडरेशन के साथ है और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, उनको किसी बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को लेकर एक बड़ा दावा भी किया। बजरंग का कहना है ब्रजभूषण सिंह विदेश भाग सकते हैं। विनेश फोगाट ने धरने से पहले दिन बुधवार को कुश्ती महासंघ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके साथ साथ उन्होंने यौन उत्पीड़न के भी गंभीर आरोप कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लगाए हैं। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं पहलवानों की तरफ से और देश के जाने माने पहलवानों ने ये आरोप लगाए हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अब तक ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कब उनके ऊपर जांच बिठाई जाएगी, कब कार्रवाई की जाएगी ताकि जो भी इस मामले में जो भी सच्चाई है वो निकल कर सामने आ सके। कैमरामैन निकी के साथ मैं पूजा झा। जोशीमठ में भू धसाव के कारण अभी तक 849 मकानों को चिन्हित कर लिया गया है और ज्यादा खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतरा।
जोशीमठ आपदा पर सरकार और प्रशासन दोनों ही आम जनता को राहत और बचाव काम के जरिए राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रकार से जोशीमठ में भू दशाओं के चलते दरारें बढ़ रही है, उन दरारों के चलते कह सकते हैं कि अब आम जो भवन थे, जनता के जो आवास थे, उन आवासों के सामने वीआईपी जो भवन थे, जो गेस्ट हाउस थे, जहाँ पर वीआईपी रुका करते थे, वो भी अब खतरे की जद में आ गए हैं। प्रशासन की तरफ से अब ये कह सकते हैं कि माउंट व्यू और मलारी होटल को गिराने के बाद अब उन आवासीय भवनों को भी गिराने का काम आज से शुरू कर दिया गया है। ये कह सकते हैं कि लगभग 800 से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर विस्थापित करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं 150 से ज़्यादा जो घर चिन्हित किए गए हैं, जो खतरे की जद में सीधे तौर पर आ रहे हैं, उन भवनों को गिराने का काम, ध्वस्तीकरण का काम साइंटिफिक तरीके से आज प्रशासन की तरफ से वहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में जिन भवनों को और असुरक्षित घोषित किया जाएगा, उन भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू होगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि चरणबद्ध तरीके से लोगों को विस्थापित करने का काम प्रशासन तो कर रहा है, लेकिन उनकी जो समस्याएं, उन समस्याओं का निदान अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, जिसके चलते जनता में अब भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कैमरामैन हर्षुनियाल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट को लेकर के एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पहुंची हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 मनाए जाने के निर्देश क्रम में जनपद में एक दिवसीय इन्वेस्टर समिति का आयोजन स्थानीय विकास भवन के ऑडिटोरियम में किया गया। इन्वेस्टर समिति का शुभारंभ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय विधायक रत्नाकर मिश्र, माननीय विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, मंडल आयुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी, बी जिला अधिकारी दिव्या मित्तल के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनपद के एवं आसपास के जनपदों के उद्यमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संबोधित करते हुए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आयोजित करने जा रहा है। इसी क्रम में प्रत्येक जनपदों की भांति जनपद मिर्ज़ापुर में इसका आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 5500 करोड़ लगभग 61 MOUs निवेशकों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है। इससे लगभग 8000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के द्वारा इस जनपद में इन्वेस्टर दिवस के रूप में प्रत्येक माह आयोजन करके जिले में निवेशकों के द्वारा निवेशक हेतु हस्ताक्षर किया गया है। इसी समीक्षा करते हुए समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इन्वेस्टर की समिति के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसके तहत हमारे जनपद मिर्ज़ापुर का भी योगदान हो सकता है। माननीय केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिति केंद्र एवं प्रदेश के साथ ही जनपद के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि भारत के अंदर अधिक से अधिक लोग निवेश कर सकें। इसके लिए उन्होंने उद्यमी के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शक्ति योजना के तहत 16 अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा एक साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि देश के विभिन्न ऐसे क्षेत्रों में जहां आर्थिक जोन है, वहां पर सुविधाओं को सुनिश्चित कराना है, जैसे रेल, सड़क, एयरलाइन सुविधा सहित अन्य बिंदुओं पर विकास के कार्य कराए जाएंगे ताकि उद्यमियों को भरपूर सहयोग व सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि जनपद मिर्ज़ापुर व भदोही में कारपेट इंडस्ट्रीज का भी अच्छी पहचान है तथा देश के निर्यात में कारपेट इंडस्ट्रीज का बड़ा योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की कार्य प्रणाली के चलते ही भारत की दुनिया के 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था देश बन गया है। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार। आगरा में संसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल में कौन कौन से खेल शामिल हैं, आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए सांसद स्पर्धा खेल का आयोजन जिले भर में किया गया है।
वहीं आपको बता दें कि आगरा में मैराथन के दौरान इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन की शुरुआत की गई है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री राज्यवर्धन, जो कि ओलंपिक विजेता है, वह सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत कराई है। आपको बता दें, ये कई दिनों के कार्यक्रम में तमाम तरह के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम युवा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। कहीं ना कहीं स्पर्धा के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं जागरूक कर मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देखने की ये बात है कि पूर्व की तरह इस खेल स्पर्धा का पूरा आयोजन किया जा रहा है। पूरा नेतृत्व एसपी सिंह बघेल, जो कि राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस दौरान जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। बुधवार को दूसरी बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जेपी नड्डा 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां पहुंचकर नादिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और प्रार्थना की। इसके अलावा उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष व अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा बुधवार रात को कोलकाता पहुंचे थे। अपने नादिया जिले के दौरे पर जेपी नड्डा संगठन और कई जनसभाओं में शिरकत भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज यानी गुरुवार को बेतुआ दहारी में एक जनसभा को संबोधित भी किया। इसके बाद वह पार्टी नेताओं के साथ संगठन स्तर की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में वह कृष्णानगर लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा भी की। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कृष्णानगर लोकसभा सीट पर टीएमसी से हार गई थी, जिसके बाद जेपी नड्डा का बंगाल दौरा बीजेपी के प्रवास कैंपेन का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता देश की उन 144 लोकसभा सीटों में प्रवास और संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी काम करेंगे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मामूली अंतर से वहां पर हार गई थी, जिसके बाद अब जेपी नड्डा ने दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 2 दिवसीय दौरा पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस तरीके से उस जगह पर अपने वोटों को बढ़ा पाएगी। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को करोड़ों की सौगात दी है और आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पूजा झा। पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कर्नाटक को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने यहां करीब 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहां पीएम ने ग्रीनफील्ड राजमार्ग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यादगिरी जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया। वहीं कलबुर्गी में पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कुछ ही वन उपजों पर पहले एमएसपी देती थी, जबकि हमारी सरकार 90 से अधिक वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद इसका लाभ तांडा में रहने वाले परिवारों को भी मिलेगा। वहीं लाखों बंजारा साथियों के लिए आज एक बड़ा दिन है। अभी 50,000 से अधिक परिवारों को पहली बार उनका हक्कु पत्र मिला है। वहीं कर्नाटक वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका आशीर्वाद और प्यार उनके लिए बड़ी ताकत है। यादगिर क्षेत्र एक समृद्ध इतिहास को संजोए हुए है। पीएम ने कहा, हर घर जल अभियान डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का उदाहरण है। डबल इंजन यानी वेलफेयर, डबल तेजी से विकास। आज छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं पीएम ने कहा कि कई जिलों में उन्होंने सुशासन नीति पर बल दिया है। आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी अभी से ही एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं, राज्यों का दौरा कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। अब देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कवायद कितना रंग लाती है। कैमरामैन शंकी के साथ मैं पूजा।
छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जो देश के मैप से ही गायब है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। गांव लापता। जी हाँ, आपको सुनकर अटपटा सा लग रहा होगा कि गांव कैसे लापता हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। छत्तीसगढ़ राज्य में महासमुंद जिले में एक गांव है, रामा डबरी गांव, जो आजादी के बाद से आज तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका सरकारी नक्शे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। लगभग उस गांव में 600 परिवार रहते हैं, फिर भी आज तक आजादी के बाद लगभग करीब 75 साल आजादी के हो गए, लेकिन आज तक उस गांव का अस्तित्व सरकारी नक्शे में नहीं आ पाया है। यह गलती सीधे सीधे नेताओं को लेकर ग्रामीण वासियों का आरोप है। जी हाँ, आपको आज ये भी बता दूं कि रामा डबरी गांव में 600 परिवार कैसे अपनी दिनचर्या चलाते हैं सरकारी योजनाओं के अभाव से, आप समझ सकते होंगे। इतना ही नहीं, महिलाओं की डिलीवरी होने को होती है तो कितनी परेशानियों का सामना गांव वासियों को करना पड़ता होगा, इस बात को आप भली भांत अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ उस गांव में आज तक आजादी से लेकर आज तक सिर्फ नेता लोगों का गांव वासियों को आश्वासन मिला, जिस बात को लेकर हमने वहां के गांव के सरपंच से मुलाकात की, ग्रामवासियों से मुलाकात की। लोगों का कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, जिससे गांव वासियों को सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन आजादी से लेकर आज तक मिलता आ रहा है, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे वो गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई आजादी से लेकर आज तक लड़ता आ रहा है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। राहुल गांधी लखनपुर बॉर्डर से लेकर अपनी यात्रा को आज कश्मीर घाटी में प्रवेश कर गए। बता दें कि राहुल गांधी ने कश्मीर में एंट्री से पहले पंजाब के पठानकोट में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी जमकर केंद्र सरकार पर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि आप जब भी टीवी ऑन करें, हर समय आपको टीवी पर एक ही चेहरा, वह है नरेंद्र मोदी का चेहरा। आपको जनहित के मुद्दे गायब नजर आएंगे टीवी से। क्या जनहित के मुद्दे इस देश से गायब हो चुके हैं? ये वक्तव्य राहुल गांधी के हैं। वहीं इसके बाद उन्होंने सीएम भगवंत मान पे भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भगवंत मान साहब, आप पंजाब के सीएम हैं, आप दिल्ली से कंट्रोल ना हो, आप पंजाब से ही चले। आप आरसी यानी कि राघव चड्डा की बातों में ना आए, आप यहाँ से आप चले, आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल ना हो। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कश्मीर से शुरू हुई और 30 जनवरी को श्रीनगर में जाकर समाप्त होगी। उस दिन राहुल गांधी एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान कई नेता भी शामिल होंगे। कई 30 पार्टी के नेताओं को निमंत्रण भी दिया गया है। बता दें कि संजय राउत, कई पार्टी के दल के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। क्या है बदसलूकी का मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ में बदसलूकी का मामला सामने आया। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्वाति मालीवाल को 10 से 15 मीटर तक घसीटा गया, वहीं बताया जा रहा है कि इस तरीके का एक हौज खास के पास में जो है उनके साथ में एक गाड़ी चलाने वाले युवक ने एक इशारा किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने उनके पास में जाने की करा था, उसी को देखते हुए जैसे ही स्वाति मालीवाल को गाड़ी से उतरी तो तुरंत उनको 10 से 15 मीटर तक घसीटा गया। लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी चंदन सिंह ने बताया कि एक मामला आज सुबह ही सामने आया था, लेकिन उसकी जो एफआईआर थाना हौज खास में करा दी गई है। पुलिस ने बताया कि गरुणा वैन की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया है कि आरोपी उम्र 47 साल है और उसने शराब के सेवन कर रखा था। पीड़ित महिला का नाम स्वाति मालीवाल है। इस मामले में पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिस तरीके से आज सुबह ये मामला सामने आया था तो उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस के डीसीपी चंदन सिंह ने जो है इस पर एफआईआर दर्ज करा ली गई और कहा जा रहा है कि युवक को जो
युवक था जिसने बदसलूकी की थी स्वाति मालीवाल के साथ में, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस को एकदम सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पे पहुंचती है और स्वाति मालीवाल की जो है मदद की जाती है। और साथ भी ये कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल को कोई अभी तक चोट तक नहीं आई है। जिस तरीके से 10 से 15 मीटर तक उन्हें घसीटा गया तो उसको देखते हुए पुलिस आनन फानन में पहुंचती है और वहाँ युवक को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रायबरेली में गौ तस्करी के मामले को देख प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। ताजा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली पुलिस को बीती रात बड़ी सफलता हाथ लगी है। 28 गौवंशों को गौ तस्करी के लिए ले जा रहे एक कंटेनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसमें बैठे हुए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने कॉम्बिंग की। वहीं एक अभियुक्त को भी उसमें से गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया है। पूरा मामला रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के माधोपुर गोविंद के गांव के पास का बताया जा रहा है। आपको बता दें, मुखबिर खास की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस की सक्रियता के चलते ही 28 गौवंशों को सुरक्षित बचाया जा सका है। पूरे मामले में रायबरेली पुलिस अपर अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया है कि गौ तस्करी के लिए ले जा रहे वाहन की सूचना जैसे ही मुखबिर खास की सूचना मिली वैसे ही कई थानों की फोर्स वहां पर आसपास तैनात कर दी गई और पुलिस की सक्रियता के चलते वहां पर पुलिस की घेराबंदी की गई और गौ तस्करों को घेरा गया। वहीं 2 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए और एक गौ तस्कर अपने आप को घेरा देखकर पुलिस से फायरिंग करने लगा। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। रईस नाम का गौ तस्कर बताया जा रहा है जिसके पैर में गोली लगी है और गौ तस्कर के द्वारा ये भी बताया गया है कि उसको इस काम के लिए 10,000 रुपये एक रात के लिए दिए जाते थे ताकि गौवंशों को सुरक्षित गौ तस्करी तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में वहीं विश्वजीत श्रीवास्तव अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि रायबरेली की सीमाओं को चाक चौबंद किया गया है और पुलिस व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है रायबरेली की सीमाओं पर कि जो 2 अभियुक्त वहां से फरार हुए हैं उनको पकड़ा जा सके। वहीं उनका कहना है कि जो भागे हुए फरार अभियुक्त है दोनों, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरह से रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और 28 गौवंशों को पुलिस ने बचाकर बड़ी कामयाबी अपने नाम लिख ली है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। आपने थाना अध्यक्षों की दबंगई का वीडियो, जनसुनवाई का वीडियो, तमाम सारी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन शायद ही आपने किसी थानेदार के थाने में शादी की वर्षगांठ मनाते हुए तस्वीरें देखी हों। सीतापुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली सीतापुर पुलिस आज फिर चर्चा में है। आपको बता दें, सीतापुर के मानपुर थाना क्षेत्र में तैनात सीनियर सब इंस्पेक्टर ने नियमों को ताक पर रखकर थाना परिसर में ही मनाई अपनी शादी की सालगिरह। डीजे और भांगड़े की धुन पर हुआ जमकर जश्न। आपको बता दें, इस बीच इस जश्न में थाने की सारी पुलिस कार्यक्रम में मौजूद रही और क्षेत्र की और थाने की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे रही। थाने में आने वाले फरियादी इस कार्यक्रम को देखकर हैरान रह गए कि आखिर थाने में यह कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। आपको बता दें, जब इस मामले की सूचना पुलिस को हुई, जब इसके वीडियो वायरल हुए और पुलिस के पास पहुंचे तो उच्चाधिकारी इसकी जांच में जुटे हैं कि आखिर जो ये वीडियो वायरल हो रहे हैं कार्यक्रम के शादी की सालगिरह के, ये थाना परिसर में ही हुए हैं या किसी अन्य परिसर में हुए हैं। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। हापुड़ में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है और हादसे के बाद कार तालाब में जा गिरी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र में हुआ है बड़ा हादसा। जी आपको बता दें, कार सवार युवक गौतम बुद्ध नगर के जारचा से हापुड़ के लिए लौट रहे थे। तभी रास्ते में कमीरुद्दीन नगर गांव के पास तालाब में एक तेज़ रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जा गिरी, जिसे ग्रामीणों ने आज सुबह देखा। सुबह जब ग्रामीणों ने तालाब के अंदर कार गिरी देखी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को तालाब से बाहर निकाला। कार के अंदर 4 लोग सवार थे। चारों लोगों की तालाब में गिरने से मौत हो गई थी। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों में आक्रोश था कि इस तालाब के चारों तरफ रेलिंग क्यों नहीं लगाई गई थी। वहीं ग्रामीणों ने अपने आक्रोश के चलते वहां प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे हापुड़ एसपी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। आपको बता दें कि ये दुर्घटना हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र के कमरुद्दीन नगर गांव में हुई है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए शक्ति। संभल शिक्षा विभाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं।
दरअसल नौनिहालों से यहाँ पर जूठे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी सतीश सिंह। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि झूठे बच्चे जो बर्तन धो रहे हैं और जो स्कूल में अभिभावक पढ़ाने भेजते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ लिख कर बन जाएगा और आगे हमारी जो है सहारा बन जाएगा। लेकिन अभिभावकों को क्या पता कि जिस तरीका से बच्चे जाते हैं स्कूल में और जाने के बाद में झूठे बर्तन धो रहे हैं, देखा जा सकता है पूरा मामला जनपद संभल के विकास खंड पमासा का है। और वहां पर बताया जा रहा है कि जो है बच्चे स्कूल में जाते हैं के बाद में बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं। जब बच्चों से इस मामले में बात की गई तो बच्चों का कहना है कि हाँ, हम रोज जब जाते हैं आते हैं स्कूल में, हमें खाना मिलता है और उस खाने के हमें जो दोपहर का खाना लंच मिलता है तो उसी के बर्तन हमें धोने पड़ते हैं। हमने सर से भी कई बार कहा और सर कहते हैं, हमें डांट के कहते हैं कि हाँ तुम ही बर्तन धोगे। जब इस मामले में हमने कुछ अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों का कहना है कि हाँ जांच की जाएगी, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ में बर्तन धोने का मामला एक नहीं आए दिन आता रहता है। जब इस मामले में बात कहें अधिकारी तो अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि जांच कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आए दिन ऐसी वीडियो जनपद संभल में आती रहती हैं। जांच के नाम पर एक खाना पूर्ति की जाती है। क्या अभिभावक जो भेजते हैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों के लिए भेजते हैं, बर्तन धोने के लिए नहीं भेजते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जहाँ बच्चों के हाथ में कलम की जगह उन्हें झूठे बर्तन दे दिए जाते हैं धुलाने के लिए। और बताया जा रहा है कि ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तेजी से वायरल हो रही है। जब अधिकारी की गई इस मामले में तो अधिकारियों ने कहा कि संज्ञान लिया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी। एक टीम गठित कर दी गई है। अब देखना होगा क्या इस पर कार्रवाई की जाती है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साहब, मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।